हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम सब मिलकर बेसिक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस वीडियो में कुछ और हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। जब कोई दो लाइन, पार्ट 1 में हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा था। लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन का एक सिंगल कॉमन पॉइंट हो जाए। ये एक लाइन है L मान लो इसको, ये दूसरी लाइन है M मान लो इसको, और इसका एक कॉमन पॉइंट है O मान लो इसको। ठीक, तो इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इंटरसेक्ट कर रहा है यानी दो लाइन आपस में कट रहे हैं। ठीक, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, दो लाइन का अगर एक सिंगल कॉमन पॉइंट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर बराबर कटे, ये और ये इक्वल कटे, तो इसको कहेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया कि जब दो लाइन आपस में कैसे भी कट जाए तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन जब बराबर भागों में कटे, ये बराबर होगा इसका, ये बराबर होगा इसका, तो हम कहेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, सोचो इसका मतलब क्या होगा। जब दो लाइन का कोई एक सिंगल कॉमन पॉइंट ना हो, जब कोई दो लाइन का कोई भी सिंगल कॉमन पॉइंट ना हो, इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इसको अगर दोनों डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाओ, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, या आप लोग सुने होंगे पैरेलल लाइंस, इसी को कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस यानी ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कटेगा नहीं, आपस में कभी भी मिलेगा नहीं। ठीक, समझ में आ गया बात। इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो मेंटेन रहेगा, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। पैरेलल लाइंस का हमेशा बीच का जो डिस्टेंस होता है कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ अगर 5 मीटर है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट दूरी तक सेम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा। नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर लाइंस। सब जानते हो क्या होता है परपेंडिकुलर लाइंस। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे, किस पे इंटरसेक्ट करे, 90 डिग्री पे जब ये कोई लाइन दूसरे लाइन पे इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। जैसे मान लो ये भी है और ये मान लो O है और ये P है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, AB पे परपेंडिकुलर है कौन सा लाइन, PO। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, सिंबल होता है। ठीक, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे कितना पे, 90 डिग्री पे, तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है ना, समझा गया। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, एक कनकरेंट लाइन भी होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कनकरेंट लाइंस। ये क्या होता है, जब बहुत सारे लाइंस एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे कटे। ठीक है, बहुत सारे लाइंस एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे अगर कट कर रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट पे बहुत सारे लाइन, ये मान लो L है, M है, N है। ठीक, ये तीन लाइन आपस में एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं, ये सब क्या है, कनकरेंट लाइंस है। ठीक है, कनकरेंट लाइंस। जब दो लाइंस आपस में इस तरह से कट करे एक कॉमन पॉइंट पे, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। और बहुत सारे लाइंस, ठीक है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे लाइंस को हम लोग कनकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सारे लाइंस जो है वो कनकरेंट लाइन है, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे लाइंस गुजर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अब आगे समझो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप ध्यान से समझना। ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स।
ठीक है, डिफरेंट पेयर्स हम लोग देखेंगे जो कि एंगल्स में मिलेगा आपको। सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ये क्या होता है, ध्यान से देखो। एक रे बना रहे हैं हम लोग कॉमन पॉइंट से, ये रे, दूसरा रे और ये तीसरा रे। ठीक, अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे एंगल्स इसमें बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है और ये दूसरा एंगल बन रहा है और ये एक बड़ा वाला एंगल्स बन रहा है। ठीक है, 3 एंगल्स बना इसमें। इसका नेमिंग कर दो, ये ए है, ये बी, सी और ये डी। कौन कौन एंगल्स बन रहा है बताओ। देखो ऐसे लिखोगे, ये एंगल का साइन है ए, यहाँ वर्टेक्स होता है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि ये वर्टेक्स होता है। ठीक, ये आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स है इसका एंगल्स का, और ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स जो नेम है वर्टेक्स का उसको बीच में रखने की कोशिश करना। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक, इसको क्या करोगे, सी ए बी मत लिख देना। ठीक है, क्या होगा, ए बी सी। फिर दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ए बी डी, ए बी डी। तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, डी बी सी। आप देख रहे हो कि वर्टेक्स को हम लोग बीच में रख रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, बी बी बी। 3 एंगल बना। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ऐसा एंगल है ए बी डी और डी बी सी में, ए बी डी और डी बी सी में, देखो ध्यान से, ए बी डी और डी बी सी में ये बी डी जो है वो बार बार आ रहा है। बी डी जो है वो दोनों में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ए बी डी और डी बी सी, देख रहे हो, डी बी, ये बी डी जो है वो दोनों में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन आर्म्स कहते हैं, कॉमन आर्म्स कहते हैं। ठीक है, किनका कॉमन आर्म है, ये ए बी डी और डी बी सी का, ये जो 2 एंगल है, ये 2 एंगल का ये कॉमन आर्म है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा फिर, नॉन कॉमन आर्म हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे। ठीक, यहाँ 3 एंगल है हमारे पास, तीनों एंगल में एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है वो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बी डी जो है, ए बी डी और डी बी सी में 2 एंगल है, ए बी डी और डी बी सी में आप देख रहे हो बी डी जो है वो कॉमन है। देखो ध्यान से, ए बी डी, डी बी सी, बी डी दोनों में आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन आर्म्स है। तो किसी 2 एंगल्स का अगर कॉमन आर्म बीच में हो और नॉन कॉमन आर्म इसके ठीक अपोजिट में हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, देखो BD जो है वो कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म कौन कौन, BC और AB, ये दोनों कॉमन आर्म के ठीक अपोजिट में है। ठीक, BD क्या है, कॉमन आर्म है, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो कॉमन आर्म्स के ठीक अपोजिट में होंगे, तभी वो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। क्लियर है। फिर बात आती है ABC और ABD। देखो यहाँ ABC और ABD में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, ABC और ABD ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है। ABC और ABD में AB क्या है, कॉमन आर्म हो जा रहा है, ABD और ABC में AB कॉमन आर्म्स हो गया और इसके ठीक एक ही साइड में दोनों हो जा रहा है, नॉन कॉमन आर्म दोनों आ जा रहा है, जो कि गलत है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए कॉमन आर्म के ठीक अपोजिट में दोनों होना चाहिए। ये कॉमन आर्म है तो ठीक अपोजिट में दोनों होना चाहिए। कौन, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के ठीक अपोजिट में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कॉमन आर्म्स है, ये कॉमन है और एक ही तरफ दोनों आ गया, नॉन कॉमन आर्म्स दोनों आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर है। अब देखो इसको चेक करो, ABC और DBC चेक करो। ठीक है, ABC और DBC में ये कॉमन है, एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं है चेक करो। देखो AB
सी और डी बी सी में, बी सी कॉमन आर्म्स हो गया, ये बी सी क्या है, कॉमन हो गया, और नन कॉमन आर्म दोनों एक ही तरफ हो गया। ये कॉमन आर्म्स के दोनों एक ही तरफ हो गए, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स के ठीक अपोजिट में दोनों होना चाहिए, नन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से हम लोग इस पे आ रहे हैं, किस पे, जो कि एडजेसेंट था, ये दोनों एंगल ए बी डी और डी बी सी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और इसके ठीक अपोजिट में दोनों, ठीक, ये कॉमन है और इसके ठीक अपोजिट में दोनों है, कौन, नन कॉमन आर्म। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है, ए बी डी और डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने देखा एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप सब जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। जैसे ये मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक, इसमें से अगर रे हम एक कहीं भी निकाल दे, ठीक है, तो दो एंगल बनेगा। अब ये दो एंगल जो बना, इन दोनों को जोड़ने पे क्या 90 से कम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या 90 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो 90 डिग्री है। ठीक, अब ये दो एंगल में आप इसको बांट दो और फिर से जोड़ दो। आप इसको दो एंगल में बांट दो, 90 डिग्री को दो एंगल में बांट दो और फिर से जोड़ दो, तो 90 डिग्री ही आने वाला है। ठीक, जैसे मान लो ये 60 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहोगे, ए बी सी डी, क्या कहोगे, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आना है। ठीक है, सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल का सम। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि 70 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। जैसे कि 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। इसी तरह से है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सेम यही बात है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, सम, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका सम क्या होता है, ये एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा इसका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, मान लो ये, इसको अब हम लोग कोई दो पार्ट में तोड़ दे, इस एंगल्स को दो पार्ट में बांट दे। स्ट्रेट एंगल था यानी 180 डिग्री था, दो पार्ट में बांट दे और दोनों को फिर से जोड़ दे, तो 180 डिग्री आने वाला है। ठीक है, आप इसको इस तरह से तोड़ो या ऐसे करके बांट दो। ठीक है, कहीं से भी बांटोगे दो एंगल फॉर्म होगा, और दोनों एंगल को फिर से जोड़ोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक, जैसे कि मान लो ए बी सी और ये डी। ठीक, एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मान लो ये हो जाए 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 120 डिग्री।
इसी तरह से 110 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये सारा क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है। क्लियर है बात। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे, मैंने आपको एक बात बताया था अभी, ठीक, बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक। और ये नॉन कॉमन आर्म है इसका, और ये कॉमन आर्म, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का ये नॉन कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म को आप क्या कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दो। क्या बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है। ये नॉन कॉमन आर्म को मैंने क्या किया, खींच के सीधा कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो ये दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो आप लोग खुद देखो, जब दो एडजेसेंट एंगल और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो आप खुद बताओ इनका सम कितना होगा, ए बी सी और डी, ठीक। ए बी डी और डी बी सी ये दो लीनियर पेयर है, ठीक है, इसको लीनियर पेयर कहेंगे। और इन दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को एंगल को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो याद रखना, लीनियर पेयर, जो भी लीनियर पेयर हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर लीनियर पेयर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। एक और छोटा सा बात समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लो ये एक एंगल है, ठीक, कौन सा एंगल है, ए ओ सी, ठीक। इसके बीच से एक रे गुजर रहा है, मान लो ये ओडी, ओडी एक रे है जो इस एंगल के बीचों बीच होकर गुजर रहा है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ओडी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। ओडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये AOB को AOC को क्या कर दिया है, दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है, दो इक्वल एंगल में बांट दिया है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब कोई रे किसी एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट दे तो उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC, लिख सकते हो एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC। ऐसा तब लिखेंगे जब ये क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो। OD क्या, यहाँ पे क्या है, OD इज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, जब एंगल को दो इक्वल हाफ में कोई रे बांटता है उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट AOC BOD AOE, कहाँ पे है, AOC ये है, BOD देखो कहाँ पे है, BOD ये है Y, और AOE 3x वाला ये एंगल, ये आपको निकालना है। और दिया हुआ क्या क्या है, COD देखो, COD कहाँ है, COD ये 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल BOE 72 डिग्री दिया हुआ है। और कह दिया है AOB, यानी ये वाला जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये कहने का क्या मतलब है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर वाला पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक। इसके नीचे वाला जितना सारा एंगल है उसका सारे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों ने देखा है, ठीक। तो अगर नीचे वाले हिस्से को देखो, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक। लीनियर पेयर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 72 डिग्री, 3x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे 180 डिग्री। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया
108 डिग्री। ठीक, ये दोनों को ऐड करके देखो 180 आ रहा है। ठीक, ये निकल गया। अब यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल लो, हमारा ये एंगल निकल जाएगा। ठीक, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 इधर है और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक, यानी ये वाला भी एंगल बड़े आसानी से निकल गया 36 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल निकल गया और यहाँ पे ये एंगल निकल गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये देख रहे हो ऊपर वाले में ये प्लस ये 180 डिग्री होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड करो, उधर ले जाकर उसको माइनस करो, क्या होगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करो 54 डिग्री। ठीक है, y कितना आ गया 54 डिग्री। कितना आसान है। ठीक, हमें सिर्फ ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दे दिया था, तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये प्लस ये 180 डिग्री होगा, तो 3x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री कर दिए। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से 3x का वैल्यू निकल गया, ये दोनों एंगल मिल गया हमें। फिर ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सारे क्या है स्ट्रेट लाइन के एंगल है। 1 2 3 ये तीनों का क्या होगा 180 डिग्री होगा, करके हम लोगों ने y निकाल लिया। कितना आसान है। ये क्वेश्चन को आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके बना कर देखो, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, गिवन फिगर में एक्स वाई और एल एम दो लाइन है, एक्स वाई और एल एम, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। मैंने बताया इसको एंगल एक्स ओ एल ए है, एंगल एल ओ पी बी है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, एंगल एक्स ओ एम सी है, और ए और बी का रेशियो दे दिया है 2:3। तो आपको सी का वैल्यू निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। ठीक, ए और बी का क्या रेशियो दे दिया है 2:3 का रेशियो। रेशियो समझ में आता है ना। जैसे कि मान लो डॉक्टर आपको बोले कि आपको दवाई जो लेना है वो दो दवाई है मेरे पास, ठीक है, 2 मेडिसिन है आपके पास लिक्विड वाला। डॉक्टर आपको बोला है कि ये दोनों दवाई को 1:2 के रेशियो में लेना है, यानी जब आप इसका 1 चम्मच लोगे तो इसका 2 चम्मच लेना है। ठीक है ना, इसका 1 चम्मच लोगे तो इसका वाला का 2 चम्मच लेना है। अगर इसका 2 चम्मच लेना है तो इसका 4 चम्मच लेना है। 1:2 के रेशियो में लेना है, यानी आपको इसका ये दुगना लेना है। समझ में आया, इस तरह से रेशियो होता है। मैं आपको फ्यूचर में कभी ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले आप समझ लो कि ए और बी का रेशियो कितना दिया है 2:3 दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए को लेट ए इक्वल टू 2x बी इक्वल टू 3x ऐसे लिख सकते हैं। और आप देख रहे हो कि एक्स ओ वाई एक लाइन है। ठीक, तो ए बी और ये 90 तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना है 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5x, 90 उधर जाकर 90 हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 90/5 यानी 18। x का वैल्यू कितना आ गया 18। x का वैल्यू आया है, a और b का वैल्यू नहीं आया। ठीक, तो a कितना हो जाएगा बोलो 36। a कितना हो गया 36 डिग्री, b कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, a कितना हो गया 18 टू 36 डिग्री, ये 3x, यहाँ पे x का वैल्यू डाल दें। ठीक है, ये हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है। अब हमें इन दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब हमें c निकालना है लास्ट। अब देखो ये एक लाइन है। ठीक, तो आप ध्यान से देखना a और c भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी a और c को जोड़ने से ही 180 डिग्री आ जाएगा। देख रहे हो, ये एक लाइन है और ये एक उसका रे है बीच का। ठीक, ये दो एंगल बन रहा है यहाँ, और ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना, ए और सी का सम 180 डिग्री हो गया। ए कितना हो गया 36 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 36 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री।
कितना हो जाएगा बोलो, 144 डिग्री। ये सी का वैल्यू हो गया 144 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। देखो ए और बी रेशियो में दिया हुआ था तो इसको 2x 3x मान लिए। तीनों का सम आपका 180 डिग्री होगा तो a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a और b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, और a का जब वैल्यू हमें पता चल गया तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। दोनों एंगल देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक एंगल बन रहा है, तो ये और ये 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से हम लोगों ने सी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन फिजिक्स से ले लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज ए मिरर, ए बी एक मिरर है, पी क्यू इंसिडेंट रे है और क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, पी क्यू आर 112 डिग्री है, तो आपको पी क्यू ए यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाले एंगल को फाइंड करना है। तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आपको कि ये अगर मिरर है, ठीक, इस पे अगर कोई लाइट रे फॉल कर रहा है, इस पे लाइट रे अगर गिर रहा है इस तरह से यहाँ पे, तो इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। और मिरर से टकरा के अगर कोई रे वापस जा रहा है उसी मीडियम में, तो हम लोग इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट रे आया, टकरा के फिर उसी मीडियम में चला गया, तो आने वाला लाइट को इंसिडेंट रे और जाने वाला लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक, और आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहा जाता है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, ये वाला एंगल। ठीक, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जानते हो क्या होता है, किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन गिरा दो तो उसको नॉर्मल कहा जाता है उस सरफेस का। तो ये मिरर का ये नॉर्मल है यानी 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस का अगर आप यहाँ से 90 डिग्री पे कोई लाइन खींच दो तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, इसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक, तो मिरर का नॉर्मल क्या है, ये MQ। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये दोनों एंगल बराबर होता है। आपने पढ़ा है 10th में, एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग यही वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा 112, पूरा 112 डिग्री है। तो आप देखो इसको हम लोगों ने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू 112 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 112/2 यानी 56 डिग्री। ठीक, x का वैल्यू क्या आ गया, 56, यानी ये भी 56 डिग्री होगा और ये भी 56 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों एंगल मिल गया हमें। अब कह रहा है कि PQA निकालिए, PQA निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी सरफेस पे जब आप 90 डिग्री फॉल कराते हो, 90 डिग्री वाला रे फॉल कराते हो, तो ये इसका नॉर्मल होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये इसका नॉर्मल है, तो 90 डिग्री बनाएगा ये पूरा एंगल। ठीक, तो ये प्लस ये 90 डिग्री होगा, खुद सोचो। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PQA प्लस 56 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री बना रहा है इस सरफेस के साथ, इसी को नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है वो सरफेस पे वो 90 डिग्री है। तो ये मिरर है, मिरर का ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये प्लस ये 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल PQA क्या होगा बोलो, 90 माइनस 56, 34 डिग्री। ठीक है, एंगल PQA कितना आ गया, PQA कितना आ गया, 34 डिग्री। यही पूछ रहा था, हो गया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।